हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो 2D का नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D, बट 2D का अप्रोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2D का अप्रोच कुछ होता ही नहीं है। अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D along x एक्सिस प्लस 1D along y एक्सिस। x एक्सिस का मोशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन y एक्सिस का मोशन। और इसी बात का फील दिलाने के लिए अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको एकदम दिख जाएगा कि x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस का मोशन इज इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा होता है। इसलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। बच्चा यहां पे कंफ्यूज रहता है, लेकिन देखिएगा बिना कैलकुलेशन के सही जवाब लिखूंगा। किताबों में देखोगे तो 4-5 लाइन में सॉल्व करते हैं इसको। सवाल देखिएगा क्या है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ यू एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कुछ ना लिखा हो तो हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करते हैं भाई। ऐसा प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, थीटा एंगल। देन फाइंड कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ये साहब है आपका मैक्सिमम हाइट। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कहीं यहां पे होगा। ये अगर आपका h है तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कहीं पे h/2 यहां होगा। इस इंस्टेंट पे इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, यहां पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ v होगा, लेकिन हमसे v पूछ ही नहीं रहा। हमसे पूछ रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब h/2 पे इस v का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा vy कितना होगा ये बताओ। अब बच्चा सोचता है कि यार अब मुझे ना ये v कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब बस ये देखो कि आपसे v स्पीड नहीं पूछ रहा, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी कितना ये नहीं पूछ रहा। आपसे पूछा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा वेलोसिटी ये बताओ। एक बात बताओ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है बोलो। इनिशियली t = 0 पे वर्टिकल वेलोसिटी आपका u sin थीटा। डन। t = 0 पे। और एट मैक्सिमम हाइट h मैक्स पे, यहां पे इस डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। मतलब यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी आपका u sin थीटा, एंड मैक्सिमम हाइट पे h पे वेलोसिटी है आपका 0। तो आपसे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है g कांस्टेंट। तो आपको बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा हो, याद करिए 1D मोशन में समझाया था, तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो होता है रूट अंडर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगा u sin थीटा बाई √2। और एग्जैक्टली मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये सवाल मैंने आपको कराया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी होता है 0, तो मिड पॉइंट पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा रूट अंडर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2। ये है आपका 0, तो ये 0, तो इनिशियल वेलोसिटी बाई √2 ही तो आंसर आ रहा है। यहाँ पे आया था u बाई √2, याद करिए। तो बताओ यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका u है तो मिड पॉइंट वेलोसिटी होगा u बाई √2। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका u है, इसको ui बोल दो, तो मिड पॉइंट वेलोसिटी होगा ui बाई √2, u sin थीटा बाई √2। आंसर, दैट इज आंसर। कहाँ कुछ खास बात है यार। अगर तुम्हें ये नहीं भी समझ आ रहा है तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। कंप्लीट जर्नी के लिए h के लिए इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0, यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर यहां से यहां तक निकाल लो, उसको डिवाइड कर लो, आंसर यही आ जाएगा। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था। लेकिन जब आपने वर्टिकल डायरेक्शन में सोचना शुरू किया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा इनिशियल, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0, मतलब टोटल h डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में चला है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो यहाँ पे, और h डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, h डिस्प्लेसमेंट, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी, और हाफ ऑफ द मतलब h/2 पे। 2 बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। और ये तो कई बार आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ये कह रहे हैं मिड पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट 0, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा साहब? u बाई √2, ui बाई √2, u sin थीटा बाई √2 इज आंसर, दैट्स इट।
बताओ ये पढ़ते हुए कहीं भी तुम्हें ऐसा लगा कि प्रोजेक्टाइल 2D मोशन जैसा है ना? आपको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में सोचना था, 2D के बारे में आपको रत्ती भर नहीं सोचना है। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। सर आपने टाइम ही नहीं दिया, टाइम बहुत दिया। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो क्वेश्चन लिख ले, जब मैं इधर समझा रहा था तब सॉल्यूशन लिख लो। और क्या सॉल्यूशन लिखोगे? ये इतना आसान सवाल है, मैं तो बस ये आपको फील दिलाने के लिए सॉल्व किया था। और फील दिलाता हूँ, देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट को यू रफ्तार से फेंका, नहीं पता कितनी रफ्तार से फेंका, थीटा एंगल फेंका, ये भी नहीं पता। ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। हमें बस इतना पता है कि 3 सेकेंड पे और 7 सेकेंड पे वो सेम वर्टिकल हाइट पे एच पे है, और इन दोनों वर्टिकल हाइट के बीच में डिस्टेंस है 60 मीटर। तो ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके फिर नीचे आया है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है। तो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से सोचोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते समय किसी t1 टाइम पे अगर ये h हाइट पे जाता है, अब रहता है, तो फिर ऊपर जाके और नीचे आते समय किसी t2 टाइम पे उसी हाइट पे आएगा। तो सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को सोचोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, सॉरी हाँ, एक मिनट, क्या है ये 7 सेकेंड है बेटा, या आप इसको 5 सेकेंड मान ले, 3 पे गड़बड़ हो जाएगा, न्यूमेरिकली लेंदी हो जाएगा। तुम 5 मान लो ना, 3 और 5 ही 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सर आपने प्रोजेक्टाइल में तो बताया नहीं था। अरे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था ना, और मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको ये बताया था यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 लगा है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम t1 लगेगा, और कंप्लीट जर्नी का यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t2, ये t1। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t1 प्लस t2। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है? 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 3 सेकेंड लगाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना ले चुका है? 5 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड, टोटल टाइम फ्लाइट 8 सेकेंड। ये आंसर आ गया। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 8 सेकेंड है तो अपवर्ड जर्नी का टाइम है आपका 4 सेकेंड। अपवर्ड जर्नी का टाइम है आपका 4 सेकेंड। अगर अपवर्ड जर्नी यहाँ पे टोटल ऊपर जाने में इसको 4 सेकेंड लगा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी होता है 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इंटू जी होता है ऊपर जाने का टाइम। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। सॉरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2y, सिंपल ui बाई जी होगा ऊपर जाने का टाइम, तो 40 मीटर पर सेकेंड होगा। ये सारी चीज़ें आप देख के बता सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत अच्छे से समझाया मैंने। मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर ढंग से देखिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने ऐसे समझाया था आपको कि आप देख के बस आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी आपको। तो ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड मतलब ये वाला कंपोनेंट आपका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, ui मेरा आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो सर u भी नहीं पता अपने को, थीटा भी नहीं पता, आप क्या करोगे? तो सुनो ध्यान से। एक्स एक्सिस में मोशन यूनिफॉर्म होता है। एक्स एक्सिस में मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ये 60 मीटर चला तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे 3 सेकेंड पे, यहाँ पे 5 सेकेंड में, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ का कितना हुआ? 2 सेकेंड, 3 से 5 के बीच में। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू ux इंटू 2। तो ux आपका यहाँ से आ जाएगा 30। ux क्या आएगा बेटा? ढंग से देखो, 30। तो आप कह सकते हो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा बराबर क्या होगा? 30 वायर। और ui मतलब u sin थीटा क्या होगा आपका? 40। मतलब ui आपको 40 पता चल गया और ux आपको 30 पता चल गया, ux 30 पता चल गया, तो नेट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, नेट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, थीटा आपको पता करना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 40/30 4/3 इज इक्वल टू tan थीटा। अरे भाई दोनों को डिवाइड करोगे आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। आंसर क्या जबरदस्त सॉल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आंसर आ गया। क्या आपको थोड़ा भी समझ आया यहाँ से? कहानी क्लियर है? अच्छे से समझ आया? देखो बेटा, एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म होता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाई में एक्सेलरेशन कितना है। मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 60 मीटर चला है और टाइम लिया 2 सेकेंड। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मुझे वाई के बारे में सोचूंगा नहीं जब मैं एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बच्चा यहाँ पे सवाल देके घबरा जाता है, अरे यार मुझे तो ये पता ही नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता सर, मुझे तो ये कितना यहाँ से ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा ये भी नहीं पता सर। क्या दिक्कत है? तुम्हें ये पता नहीं है 3 सेकेंड ये 5 सेकेंड?
तो टोटल इंटरवल हो गया 2 सेकंड का। डिस्टेंस है 60 मीटर, एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यूएक्स आ जाएगा 30, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम 4 सेकेंड, तो वर्टिकल वेलोसिटी 40, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30, नेट वेलोसिटी 50। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, एकदम सही सॉल्यूशन है, मज़ा आ गया। आगे देखिए, आगे ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 3 सेकंड पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 7 सेकंड पे, यू बताइए कितना होगा। कुछ नहीं करना भाई, ये 3 और ये यहाँ से 7, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने का 7 और यहाँ पे 3 सेकंड, तो टोटल टाइम फ्लाइट 10 सेकंड हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 10 सेकंड है तो ऊपर आने का टाइम आपका, अपवर्ड जर्नी का टाइम होगा 5 सेकंड। अगर अपवर्ड जर्नी का टाइम है 5 सेकंड तो ये है 50 मीटर पर सेकंड। तो u का वर्टिकल कंपोनेंट u साइन 30 इज इक्वल टू 50, मतलब u इज इक्वल टू साइन 30 हाफ 100 मीटर पर सेकंड आंसर। देख यहाँ पे अपने क्या सोचा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में सोचा है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में, ऊपर जाने में टाइम लगा 3 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे जाने में टाइम लगा 3 सेकंड, और टोटल टाइम यहाँ से स्पेंड कर चुका है 7 सेकंड पे यहाँ था, 3 सेकंड में और नीचे आ जाएगा, तो 10 सेकंड टोटल टाइम फ्लाइट हो गया। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से निकल गया 50। वर्टिकल वेलोसिटी अगर 50 आ गया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट u साइन 50, सॉरी u साइन 30, देखो ना ये u है, u साइन 30 इज इक्वल टू 50 मीन u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। क्या आपको समझ आ गया ये पूरी कहानी अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए प्लीज़, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज़। बताइए ये 2 सवाल सॉल्व करके आपको फील हुआ कि नहीं हुआ कि मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्रिक है? मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को 2D के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं करना, आपको 1D के कंसेप्ट से सॉल्व करना है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का वाइथ डायरेक्शन में मोशन, मतलब वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली, प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा होता है। कैसा होता है बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा होता है। आइए, फाइंड एलिवेशन एंगल ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बढ़िया सवाल है। फाइंड एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितने एंगल पे आप ऊपर उठाते हो अपने आईज को चीजों को देखने के लिए, तो किसको देखने के लिए? मैक्सिमम हाइट को देखने के लिए। कहां से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। देखो ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल पाथ, ये है मैक्सिमम हाइट। यहां से मान लो ऑब्जेक्ट को, मान लो क्या गिवन होगा, नहीं गिवन है तो यू और थीटा मान लो, ये रहा मैक्सिमम हाइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे आप एलिवेट करोगे अपने आईज को इस पॉइंट को देखने के लिए? तो देखो ये मान लो स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दो, तो ये जो अल्फा होगा ना, इसको कहते हैं अपन एलिवेशन एंगल। ये आपका हाइट h, और यहां से यहां तक r है, तो ये आपका हो जाएगा r/2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और डिवाइडेड बाई r/2। h की वैल्यू कितनी होती है साहब? तो h होता है uy का होल स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट यही होता है। और रेंज होता है, याद करिए, 2ux uy/g। यहाँ से आप सिंपली देखेंगे तो g से g कैंसिल होगा, uy से एक uy कैंसिल होगा, तो uy बचेगा। तो tan अल्फा क्या बचेगा भाई? देखो tan अल्फा हो जाएगा uy/4ux, u²/2g होता है आपका मैक्सिमम हाइट। अच्छा, एक r/2 था, तो यहाँ पे भी तो ये r लिखा आपने, 2ux uy/2, तो ये r/2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2। अच्छा, uy/ux क्या होता है? tan थीटा। याद करिए, आपको समझाया था कितनी बार। ui होता है तुम्हारा, चलो ui लिख लो, क्या होगा ये? ui क्या होगा? u sin थीटा। ux क्या होगा बोलो? u cos थीटा। अरे ui वाइथ डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, ये क्या होगा? u cos थीटा। u से u कैंसिल, साइन बटा कॉस क्या होगा? tan थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका tan θ/2। मीन्स अल्फा एलिवेशन एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स tan θ/2। ये आपका एलिवेशन एंगल हो गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका थीटा, तो एलिवेशन एंगल हो जाएगा कुछ अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। मतलब एंगल आधा नहीं है, बट tan थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है तो tan θ/2 इज इक्वल टू क्या है आपका? tan अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, IIT 2005 एक सवाल पूछा था, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी इस 2 पॉइंट के बीच में मैंने पिछले लेक्चर में निकाला था, u cos थीटा होता है। देखो मान लो ये प्रोजेक्टेड पाथ है, तो ए बी सी
डी ई, मान लो ये पॉइंट्स बनाए मैंने, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ए टू सी और वी एवरेज फ्रॉम डी टू ई यू कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज यू कॉस थीटा एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। यहां से यहां का एवरेज वेलोसिटी बात करोगे यू कॉस थीटा होगा, यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी बात करोगे यू कॉस थीटा होगा, यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगा, यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी अपन हमेशा लिखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी हमेशा लिखते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी मान लो u से प्रोजेक्ट किया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, तो दो वेलोसिटी इसका हो जाएगा, एक होगा आपका ux और दूसरा होगा आपका ui। आप कंपोनेंट जानते हैं, ये थीटा है तो u sin थीटा, ये u cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वर्टिकल वेलोसिटी एग्जैक्टली नीचे हो जाएगा, तो जब ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, और यहाँ भी वही चीज़ होगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर होगा वही यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नीचे अमाउंट में होगा। तो आप ऐड करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा u cos थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमेशा होता है u cos थीटा। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द मैक्सिमम हाइट। कहां से कहां तक पूछा है? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट। तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसा कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, ये हो गया आपका रेंज बाई 2, यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल ले। किताबों में ऐसे ही सॉल्व होता है। एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, ये अपने को पता है बेटा h और ये अपने को पता है r/2। यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर और बेस के होल स्क्वायर का सम और रूट, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यही आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट होगा। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन आपको पता है कंप्लीट जर्नी का होता है 2u sin थीटा बाई g, तो हाफ जर्नी का होगा u sin थीटा। किताबों में ऐसे ही सॉल्व होता है, ये आपको नहीं करना। आप कंप्लीट एक पेज सॉल्व कर लेंगे फिर भी आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे, और आपको बेटा पता होना चाहिए कि क्यों नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि r में होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या साइन 2 थीटा का स्क्वायर। देखो ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर बनेगा, और हाइट होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? नहीं हो पाएगा। तो क्या करें सर? एक आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या होगा? ux i कैप प्लस ui j कैप, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे सिर्फ ux ही रहेगा एज इट इज। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी और इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी का सम, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बोलो क्या होगा? ux i कैप बाई 2। ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। तो v एवरेज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं u cos थीटा और u cos थीटा, तो ये आएगा 2u cos थीटा i कैप प्लस वर्टिकल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे u sin थीटा j कैप बाई 2। बट ये आंसर था ही नहीं, ये आंसर नहीं था। आंसर क्या था? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था। तो आइए इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल देता हूँ एज इट इज़। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये बस ध्यान रखिए, यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये आपका इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 किया है। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप, और यहाँ पे u cos थीटा i कैप, तो ये हो गया 2u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप बाई 2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए v एवरेज वेलोसिटी आएगा रूट अंडर बाई 2, तो मैग्नीट्यूड ही रहने दे, u और u भी बाहर आ जाएगा, रहने दे। ये होगा 4 cos स्क्वायर थीटा और ये होगा sin स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या होगा? u बाई 2 तो एज इट इज बाहर रहने दो ना यार, जो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी उसको स्क्वायर करके ऐड करने की क्या जरूरत है? u बाई 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 था, तो इसीलिए होगा 4 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर आएगा u बाई 2 रूट अंडर, ये क्या बनेगा? 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होके हो जाएगा 1। ये आएगा आपका जवाब।
और बिल्कुल यही सही आंसर है। अब ये तो बात हो गया कंप्लीट प्योर सॉल्यूशन का, कंप्लीट एंड प्योर सॉल्यूशन का। अब मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा लॉजिक, जिससे इस तरह के सवाल एग्जाम में ये बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट सही आंसर कैसे टिक करेंगे। तो पहले स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिख लीजिए, पहले अच्छे से स्क्रीन पॉज करके लिखिए। चलिए ठीक है, लिख लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर कैसे टिक कर सकते हैं आप। ऐसा क्या बुद्धि यूज करें जिससे डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं आप। तो देखिए बेटा, बताइए बॉल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है? थीटा पे। थीटा कितना है साहब? थीटा 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 20 डिग्री है, क्या है? तो सर थीटा तो थीटा है। तो थीटा थीटा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है? तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अरे भाई थीटा है ये, थीटा की वैल्यू क्या होगा? 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये वेरिएबल थीटा के टर्म्स में है, तो आंसर थीटा के टर्म्स में आएगा। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में गिवन नहीं है एग्जैक्टली, तो कुछ भी हो सकता है। क्या 0 भी हो सकता है? हाँ, 90 भी हो सकता है। हाँ थीटा बेटा 90 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे लॉजिक सोचो, इफ थीटा इज 90। अब तुम्हें एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करना, बस तुम्हें ये अपना लॉजिक यूज करना है एम स्टार। अब धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स आप बढ़ते जाएंगे, आपको ये एम स्टार में बताता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे ऐसे सवाल जिसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है, अभी तो फिजिक्स पढ़ना शुरू किया बेटा, अभी बहुत लंबा सफ़र है, आप देख पाएंगे कि कैलकुलेशन बिना किए हुए एग्जाम में सवाल का सही आंसर कैसे टिक करता है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूं तो बॉल सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी u और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाना है 0। तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो u/2 आना चाहिए। मतलब u एवरेज मस्ट बी इक्वल टू u/2 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 4 ऑप्शन में से आप थीटा को हर ऑप्शन में 90 डिग्री पुट करें और देखें आंसर किस में u/2 आ रहा है। जिस ऑप्शन में u/2 आएगा वही सही आंसर होगा। क्या इसमें u/2 आ रहा है? देखिए थीटा 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, 0 + 1 u/2 इज करेक्ट आंसर। और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता तो नहीं आता, बाहर u/4 होता तो नहीं आता। तो ऑप्शन इसी तरीके से चेंज करेगा। क्या आपको समझ में आया? सीधा आंसर आ गया। 4 ऑप्शन होगा, थीटा को 90 पुट करके देख लो, जिसमें u/2 आ रहा है वही आंसर होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें और मैं सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखो, ये बढ़िया सवाल है। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। एक बॉल को u स्पीड एंड थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया। द रेंज मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज r, h एंड t। तो देखो इसका जो रेंज है वो क्या होगा? तो रेंज होता है u² साइन 2 थीटा बाई g। हाइट क्या होता है? u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई g। ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है। बॉल को u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। बॉल को u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का कहानी है, एकदम बढ़िया है। अब कह रहा है कि नाउ इफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन g/2 एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो उस समय की बात है जब एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 था। तो ये कैलकुलेशन अपन ने ड्राइव करके लाया, ये आपको पता है। अब कह रहा है कि नहीं साहब, एक्स एक्सिस में नया एक्सीलरेशन आ गया है a इज इक्वल टू g/2। तो अब नया टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? सुनो ध्यान से, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस हुआ है बस, तो वाइथ डायरेक्शन के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइथ डायरेक्शन के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका नया टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पहले के टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई g के बराबर होगा बेटा, और मैक्सिमम हाइट भी u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर होगा। अगर कहता आपसे, देखो बेटा, अगर आपसे कहता कि एयर रेसिस्टेंस एक्ट हो रहा है, तो अगर एयर रेसिस्टेंस एक्ट हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज सब कुछ बदल जाएगा। अगर एयर रेसिस्टेंस एक्ट हो रहा है तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एयर रेसिस्टेंस एक्ट नहीं हो रहा। ये तो कह रहा है एयर रेसिस्टेंस अगर एक्ट होता तो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता। ये तो कह रहा है कि सिर्फ एक्स में एक्सीलरेशन आया नया,
एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन है तो वाई डायरेक्शन के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट एच जा रहा था तो बाद में भी एक्स में नया एक्सीलरेशन आने से ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे चला जाएगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे एक्स के एक्सीलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन जाके देखिए आपने कैसे निकाला था उसको, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करके। तो एक्स एक्सिस में नया एक्सीलरेशन आने से वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब का जो रेंज है आर डैश वो पहले से अलग होगा। तो कैसे निकालेंगे रेंज डे? एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर करिए, बताइए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन हाफ ए एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी प्लस ये g बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका g बाई 4 और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो r डैश, ये तो आपका रेंज ही है, ये तो आपका रेंज ही है, तो आप लिखेंगे r और ये टर्म हो जाएगा आपका 2h। आप यहाँ पे देख लीजिए ये टर्म क्या हो जाएगा 2h। कैसे? तो इसको सॉल्व करिए, स्क्वायर करके सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, एग्जैक्टली आपको 2h जैसा दिखाई दे देगा। तो ये आपका पार्ट है कैलकुलेशन करना, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, टू बॉल इज थ्रोन अप एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री और दूसरे को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया विद द हॉरिजॉन्टल इफ बोथ अटेन अ सेम वर्टिकल हाइट। दोनों का वर्टिकल हाइट क्या है बेटा? सेम। देन रेशियो ऑफ स्पीड बाय विच दिस आर प्रोजेक्टेड। देखो बेटा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दोनों का मैक्सिमम हाइट क्या है एंड सेम है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का तो स्पीड हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का un, साइन स्क्वायर थीटा 1, u2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g। देखो अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम होगा। अब दो डिफरेंट एंगल गिवन है तो आपसे पूछा है देन रेशियो ऑफ स्पीड। तो रेशियो ऑफ स्पीड यहां से देखिए ये u1 है, u2 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका u1 बाई u2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 बटा साइन थीटा 1। तो ये होगा बेटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर और इधर भी वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर सिंपली क्या हो जाएगा? कैंसिल। आराम से देख लीजिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2g दोनों तरफ कैंसिल होगा, साइन थीटा 1 नीचे आ जाएगा, साइन थीटा 2 ऊपर रहेगा, यहाँ पे u2 नीचे आएगा तो u1 बाई u2 का रेशियो ये आ गया। और गिवन एंगल 45 एंड 60, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 एंड साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 बाई 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे रूट 2 आ जाएगा, तो u1 बाई u2 का रेशियो आ जाएगा बेटा रूट अंडर 2 बाई 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड। स्क्वायर ऑफ द स्पीड हो जाएगा u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, यही पूछ रहा है आपसे। तो इधर स्क्वायर हो जाएगा 2:3 का रेशियो आ जाएगा। क्या आपको समझ आया? कोई भी खास सवाल नहीं था, बस यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचना था, इसलिए मैंने ये करा दिया। दूसरा सवाल देखिएगा, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ बुलेट ओवर अ हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज t। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट t गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज r गिवन है, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। कई बार ऐसा सवाल बच्चा देख के कंफ्यूज होता है कि अब क्या करे। कुछ नहीं करना बेटा, r का फॉर्मूला लिखिए ध्यान से। r का फॉर्मूला क्या होता है? 2ux uy बाई जी, ये होता है कि r का फॉर्मूला। बिल्कुल, या आप ux uy ना लिखे तो ux की वैल्यू होती है u cos थीटा, uy की वैल्यू होती है u sin थीटा, ये लिख देंगे आप तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई जी। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए रेंज को टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड करेंगे तो ये 2uy बाई जी लिखिए, या डायरेक्टली आप u साइन थीटा बाई जी लिखेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। तो t नीचे है तो आप लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। तो g से g कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे u और u स्क्वायर बच रहा है। अगर आपको स्पीड और प्रोजेक्शन गिवन नहीं है तो आपको t स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो। फिर g कैंसिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, g तो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू तो नोन है, लेकिन स्पीड आपको नोन नहीं है। तो स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये क्या होगा
4, ये क्या होगा जी स्क्वायर, जी से एक जी स्क्वायर कैंसिल होगा तो जी बच जाएगा, ये होगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा अच्छे से, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो नीचे 2 बच जाएगा। अब ये साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बचेगा आपका कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आप एक काम करिए, जी को ऊपर ले जाइए तो टर्म बनेगा आर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई खास बात नहीं, ध्यान से देखिए बस, जी ऊपर जाएगा तो जी बटा 2 टैन थीटा। टैन थीटा क्यों, तो कॉस बटा साइन, नीचे आ जाएगा टैन थीटा। अब यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो ये थीटा निकाल लीजिए आप। थीटा कैसे निकालेंगे, तो टैन थीटा को यहाँ ले आइए, टी स्क्वायर को यहाँ ले आइए, आर को नीचे ले जाइए। तो ध्यान से देखिए टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा आपका सिंपल, देखिए टैन थीटा यहाँ ले आया आपने, जी टी स्क्वायर बाई 2r, क्या हो गया बेटा, जी टी स्क्वायर बाई 2r, ये आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन को उधर ले जाइए तो टैन इनवर्स जी टी स्क्वायर बाई 2r आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आपका अल्टीमेट गोल क्या था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जी आर और टी के टर्म्स में निकालना है। देखो आर का फॉर्मूले में साइन और कॉस होता है, टी के फॉर्मूले में साइन और कॉस और यू है। आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पता, लेकिन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नोन होता है। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या था कि जी और आर के टर्म्स में थीटा को लेके आना। आर में भी होता है साइन थीटा कॉस थीटा, जी में टी में भी आपका साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप इस तरीके से उसको अरेंज करें कि साइन और साइन कॉस मैनिपुलेट होकर वहाँ पे एक थीटा बच जाए, टैन थीटा बच जाए, और यू स्क्वायर कैंसिल हो जाए, जी से जी कुछ कैंसिल हो जाए। तो आपने देखिए यहाँ पे आर लिखा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी, ये होता है आर का फॉर्मूला। और टाइम फ्लाइट का होल स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया आपका 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। ये जी से जी स्क्वायर कटेगा तो जी बचा नीचे, वो ऊपर चला जाएगा। 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 2 बच गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया तो ये बचा साइन, और ये कॉस नीचे आएगा तो टैन, नीचे बचेगा आपका टैन थीटा। 2 टैन थीटा, जी बाई 2 टैन थीटा इज इक्वल टू आर बाई टी स्क्वायर। यहाँ से टैन थीटा आप निकाल देंगे। समझ आया, बहुत आसान सवाल है, कोई भी खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब आगे देखिए बेटा, ये सवाल देखिए, इफ आर एंड एच आर द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ आर एंड एच आर हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, एच एंड आर, देन फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ऑप्शन देख के बच्चा घबरा जाता है और बोलता है कि सर ये कैसे हो पाएगा। देखो बेटा, आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इनके टर्म्स में आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। इनके टर्म्स में आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो ध्यान से देखिए, आर का फॉर्मूला सिंपल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म्स में सिंपल अगर लिखे तो आप ये फॉर्मूला लिखिए जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, और ना ही आपको साइन थीटा कॉस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, और ना ही उसके टर्म्स में आंसर चाहिए। तो सिंपल यू के टर्म्स में लिखिए 2ux uy/g, ये रेंज होता है। और हाइट क्या होता है साहब, हाइट होता है uy का होल स्क्वायर बटा 2g। सिंपल हो गया। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, नेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स एक्सिस का स्पीड का होल स्क्वायर प्लस वाई स्पीड का होल स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में स्पीड का होल स्क्वायर प्लस एक्स डायरेक्शन में स्पीड का होल स्क्वायर। अरे भाई, नेट वेलोसिटी को ऐसे ही तो लिखोगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। बिल्कुल सही, तो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो। हाँ सर ठीक बात है, यहाँ पे आपको यू एक्स और यू आई बड़ा आसानी से मिल जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे आपको यू आई ही तो दिख रही है, देखो ना, यू आई का होल स्क्वायर सिंपल आ गया। देखो यू आई का होल स्क्वायर सिंपल आपका आ रहा है 2gh। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कई ऑप्शन में, क्या सारे ऑप्शन में देखो 2gh, देखो ना यू आई का होल स्क्वायर एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे यू आई का होल स्क्वायर 2gh मैच कर रहा है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये देखिए ना ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब अपने को एच और आर को इस तरीके से अरेंज करना है कि यू आई आ जाए। तो कोई खास बात नहीं बेटा, आर और एच को डिवाइड कर दो। और डिवाइड कैसे करोगे, तो आर स्क्वायर और एच को डिवाइड करो, तो इससे इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आर स्क्वायर बाई एच करोगे तो आर स्क्वायर का मतलब 4 यू एक्स का होल स्क्वायर यू आई का होल स्क्वायर बटा जी स्क्वायर, ये होगा बेटा। एच से डिवाइड करो तो देखो यू आई का होल स्क्वायर बटा 4g स्क्वायर। बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अच्छा 4g स्क्वायर की 4g, एच ही रखना है ना अपने को, h इज इक्वल टू यू आई का होल स्क्वायर बाई 2g। सिंपल। अब देखिए बहुत आसानी से यू आई का होल स्क्वायर से यू आई का होल स्क्वायर कट गया है ना, जी स्क्वायर से जी कैंसिल करेंगे तो एक जी बचेगा यहाँ पे, और 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू, ये बताइए क्या होगा, 8 आर स्क्वायर बाई एच इज इक्वल टू 8
यू एक्स का होल स्क्वायर बाई जी, और अपने को यू एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो यू एक्स का होल स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बटा एच, जी आर स्क्वायर बाई 8h। अब इन दोनों यू एक्स और यू आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो नेट स्पीड आपका आ जाएगा रूट अंडर, देखिए बेटा यू आई का होल स्क्वायर क्या है 2gh, यू एक्स का होल स्क्वायर क्या है, यू एक्स का होल स्क्वायर देखिए यू एक्स का होल स्क्वायर, यू एक्स का होल स्क्वायर है जी आर स्क्वायर बाई 8h। देखिए तो ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं पे, जी आर का होल स्क्वायर बाई 8h, देखिए सेकेंड ऑप्शन एग्जैक्टली मैच करेगा, सेकेंड ऑप्शन एग्जैक्टली मैच करेगा। तो अपन यहाँ पे ये खास चीज़ अपन ने यहाँ पे सोची कि अपन साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म्स में फंसते ही नहीं, क्योंकि थीटा थीटा में चले जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजॉल्व करना। देखो क्या ये दोनों फॉर्मूला जो है वो साइन थीटा एंड कॉस थीटा से ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा होता है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता बट आपको इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का पता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू आई का होल स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट जो ऑब्जेक्ट अटेन करता है वो इस u पे डिपेंड नहीं करता, वो इस ux पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो uy पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है, तो u का ये कंपोनेंट आप u cos थीटा निकाल लेते हैं, सॉरी u का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर बाई 2g होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, और टाइम ऑफ लाइट क्या होता है सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा 2uy बाई g, 2uy बाई g। तो रेंज क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट, तो देखो 2uy बाई g टाइम ऑफ लाइट और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ux, ये ज्यादा कंसेप्चुअल है। और अपन ने क्या दिमाग लगाया, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि अपन ux निकाल लेते हैं और uy निकाल लेते हैं, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो नेट स्पीड आ जाएगा, आंसर आ गया। और बाकी किसी भी मेथड से करोगे तो बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा ये। क्या आपको समझ आया बहुत अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपके पेशेंस को, आपके रीडिंग स्किल को भी चेक करता है। रीडिंग स्किल को कैसे चेक करते हैं यहाँ पे समझिएगा, इतना लंबा सवाल दे दिया और सॉल्यूशन बेटा एक ही लाइन का, तो आपसे ये चाहता है वो, कई बच्चे देखते हैं कि सवाल इतना बड़ा है छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, इसको पढ़िए एक बार और लाइन बाय लाइन पढ़िए और इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए साइड में। प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अर्थ विथ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। अदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे दूसरे प्रोजेक्टाइल को 3 मीटर पर सेकेंड से फायर किया, सॉरी ये 5 ही, 3 मीटर पर सेकेंड से फायर किया एट अ सेम एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, फॉलोड आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री, आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मैक्सिमम हाइट और रेंज देखेंगे तो सेम आएगा। आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि अर्थ पे इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो किसी दूसरे प्लेनेट पे इसी पाथ को फॉलो किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम था बट वहां दोनों की स्पीड सेम नहीं है, u1 और u2 डिफरेंट स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g, देन फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा, आप इसको मैक्सिमम हाइट के कंसेप्ट या रेंज के कंसेप्ट दोनों से ही कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट के कंसेप्ट से करो या रेंज के कंसेप्ट से करो। आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है। अगर सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो कई किताबों में देखोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व करते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे ट्रेजेक्ट्री सेम है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम होगा, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज भी तो सेम होगा साहब। तो आसानी से करो ना इस क्वेश्चन को सॉल्व, लेंदी बनाने की जरूरत क्या है। यहाँ पे देखो रेंज से कर लो, बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, या मैक्सिमम हाइट से कर लो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम हाइट दोनों केस में सेम होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g1, यही होगा, इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2g2। ये अर्थ के लिए हो गया और ये किसी प्लैनेट के लिए हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम था, कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, इसको g रख दीजिए, और अर्थ पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन था 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू किसी दूसरे प्लैनेट पे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है आपका 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9 बटा ये प्लैनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे भाई आसान से हो गया, जीपी को यहाँ ले जाओ तो देखो 9/25 इंटू जी, ये आपका आंसर आ गया। जी की वैल्यू कुछ 10 रख देंगे तो 9 × 10 डिवाइडेड बाई 25, मतलब ये 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 90/25, ये आपका आंसर आ गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बट आपको
ये समझना था कि ट्रेजेक्ट्री सेम करने का क्या मतलब है। ट्रेजेक्ट्री सेम होने का मतलब होता है कि वो सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी सेम होगा क्योंकि ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो मैक्सिमम हाइट और रेंज भी तो सेम होगा। तो मैक्सिमम हाइट उठाए कर लो या रेंज उठाए कर लो, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं इसमें। स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आपको याद होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अच्छे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अच्छे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। सुनो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, यू आई का होल स्क्वायर बाई 2g। अगर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy/g। एक काम करो, r को h से डिवाइड कर दो, तो r/h इज इक्वल टू r बोलो 2ux uy/g डिवाइडेड बाई h uy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब बेटा यहाँ से g से g कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 4, और ui से एक ui कैंसिल होगा तो यहाँ नीचे बच जाएगा ui, तो बनेगा ux/ui। और आप जानते हैं tan थीटा इज ui/ux। अगर आप ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से इसको थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं, रेंज को लिख देते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट को लिख देते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई जी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बन जाता, tan थीटा बन जाता, सॉरी ui/ux नीचे आ जाता tan थीटा, तो यह आ जाएगा 4/tan थीटा। इन दोनों को इधर ले आइए, h को उस तरफ ले जाइए, तो h इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ आएगा, तो r tan थीटा बाई 4। यह आप सिंपल tan थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू देखिएगा 4h/r, 4h/r। तो कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, इट्स मैक्सिमम हाइट इज h एंड रेंज इज r, मैक्सिमम हाइट इज h एंड रेंज इज r, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बताओ यहाँ से बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h/r, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h/r, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना। इस पे ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिएगा, इफ मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो बताइए बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। अब आपको हाइट एंड रेंज को इक्वल करने की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट सीख गए हैं। क्या आपने कंसेप्ट सीखा, आपने कंसेप्ट सीखा है h इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, h इज इक्वल टू क्या पर है आपने r tan थीटा बाई 4। जनरली ऐसे देखो तो रेंज ज़्यादा होता है, तो देखो h हाइट इज इक्वल टू रेंज बाई 4 इंटू tan थीटा, ये रिलेशन आ गया। और आप क्या कह रहे हैं कि हाइट एंड मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, तो r और h कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 इज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, 1 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये बहुत काम का रिलेशन है, आप इसको रख लीजिए, h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, h मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं, इफ मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, maximum height is half of the horizontal range, then find range।
देन फाइंड रेंज। ये क्वेश्चन आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और किताबों में दिख जाएगा। बहुत फेमस सवाल है कि इफ मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कंडीशन गिवन है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज का आधा है। यही तो गिवन है, मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज का आधा है। और आप मैक्सिमम हाइट का जनरलाइज रिलेशन जान तो ये ऑलवेज ट्रू है, h इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई फोर, ये होता ही है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू आप जानते हो कि आर टेन थीटा बाई फोर हर प्रोजेक्टेड पाथ में होता है। ये एक डेफिनेट रिलेशन है h और r का, जो हमेशा होगा ही। तो एक रिलेशन तो आपको पता है कि हमेशा होगा, h इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई फोर। और गिवन क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो हाइट है वो रेंज का आधा है, तो आप रेंज हाइट को लिखेंगे r बाई टू। गिवन क्वेश्चन के लिए सही है ये, और ये हमेशा सही होता है। तो आप इसको इक्वल कर देंगे हाइट और हाइट को, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिएगा ये 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया 2। अब आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो पूछा नहीं था, आपसे क्या पूछा था, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आप यहां से लिखेंगे, देखिए बेटा, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। मान लीजिए स्पीड u है। अब साइन थीटा कॉस थीटा तो आपको नहीं पता, आपको तो tan थीटा पता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक मैथ में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको tan थीटा पता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा इज 2, हेंस p बाई बी इज 2। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर p को 2 बोलते हो तो बेस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो h इज इक्वल टू आ गया आपका रूट 5। तो रेंज r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर 2u स्क्वायर बाई जी। साइन थीटा की वैल्यू बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेन्यूज रूट 5, तो 2 बाई रूट 5। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 2 है तो बेस 1 होगा, 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन रूट 5। तो बताइए जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5g इज अ करेक्ट आंसर। 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5g इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको ये रिलेशन पक्के से याद होना चाहिए कि h इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4 या tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। tan थीटा इज इक्वल टू, ऐसे याद रख लो, tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर, tan थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। क्लियर है ये बात। अब एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल करा रहा हूँ, हाईली कंसेप्चुअल है बेटा, बहुत ज़्यादा हाईली कंसेप्चुअल है। देखिए, एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, अपने को स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पता और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं पता, बॉल को प्रोजेक्ट किया। बस इतना पता है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट जो अटेन किया है वो h किया, ये गिवन है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज h, दिस इज गिवन। ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, देखिएगा प्लीज। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट, u नहीं पता अपने को, बॉल इज प्रोजेक्टेड, कुछ स्पीड u एट एंगल थीटा तो प्रोजेक्ट किया होगा, उसका मैक्सिमम हाइट मुझे गिवन है कि वो h है, मैक्सिमम हाइट इज h गिवन। अब बॉल सामने गिरने से पहले, जमीन पे कोलाइड करने से पहले एक वॉल से कोलाइड कर गया, एंड कोलिजन इज इलास्टिक, एंड कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। ग्राउंड से जितने हाइट पे कोलाइड हुआ है वो है बेटा h, है ना, कहीं कोलाइड h हाइट पे हुआ है, और बॉल रीबाउंड एंड फॉल्स एट जस्ट बिलो टू द मैक्सिमम हाइट, फॉल्स जस्ट बिलो द मैक्सिमम हाइट। बॉल यहां से रिबाउंड होके मैक्सिमम हाइट के जस्ट नीचे गिरा है ना। देखो, वॉल पे कोलाइड किया एंड कोलिजन इज इलास्टिक, बॉल फॉल्स जस्ट बिलो द maximum height, then find this small h, then find this small h। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चाहो तो कहीं किताब से या फिर नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके सवाल को सॉल्व करते हैं। बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व लॉजिकली कर दूंगा,
क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D मोशन प्लस 1D मोशन। एक्स एक्सिस का मोशन अलग से सेपरेट रखो और वाई एक्सिस का मोशन अलग से सेपरेट रखो। हाँ, बस यहाँ से एक बात याद रखना, इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से कोलाइड किया उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा, जितनी स्पीड से कोलाइड किया उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा। देखो, और कोलिजन कैसा हो रहा है, वर्टिकल वॉल पे, तो जितने स्पीड से कोलाइड किया है आगे जाते समय उतने स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना बस। चलो अब बताओ ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। और कोलिजन का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मान लो यहाँ पे है कुछ ux, तो जस्ट कोलिजन के बाद इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड ux पीछे हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया। चलो बताओ, मैक्सिमम हाइट का कंडीशन आप जानते हो, वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है ux ही रहता है हमेशा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी हमेशा ux ही रहेगा। अब हॉरिजॉन्टली जाके कोलाइड करा तो देखो यहाँ भी स्पीड ux, यहाँ भी स्पीड ux, यहाँ भी स्पीड ux, कोलिजन ux से स्पीड आगे की तरफ हुआ, फिर रिबाउंड होगा तो ux इसका स्पीड क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा, तो हर इंस्टेंट पे इसका स्पीड पीछे की तरफ क्या होगा ux होगा। मतलब एक्स एक्सिस का मोशन यूनिफॉर्म है, वाई एक्सिस का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है बेटा बात। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हाइट अपने से पूछा है कि ग्राउंड से कितने मैक्सिमम हाइट पे कोलाइड किया होगा, ये पूछा आपसे। मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है कैपिटल एच, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कुछ नहीं गिवन है, बस ये गिवन है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज कैपिटल एच, देन फाइंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर बॉल इज कोलाइड। ये आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। बहुत बढ़िया और जबरदस्त सवाल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर करिए पहले, चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख ले, स्क्रीन पॉज करके लिख ले, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल गया मुझे। सबसे पहले मोशन को एक्स एक्सिस में कंसीडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आपको फिर से फील आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन होता ही नहीं, ये 1D प्लस 1D मोशन होता है। देखो बेटा, मोशन को एक्स एक्सिस में कंसीडर करो, कर लिया। अब बताओ, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू सी एंड दैट इज इक्वल टू टी, एज्यूम कर लो। मैक्सिमम हाइट से कोलाइड होने तक का टाइम और कोलिजन के बाद नीचे गिरने तक का टाइम सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। एक्स एक्सिस में जितना ए से बी आगे गया है, एक्स एक्सिस में उतना ही बी से सी तक आया है। अरे भाई, मैक्सिमम हाइट से कोलिजन तक, फिर कोलिजन से मैक्सिमम हाइट के नीचे तक। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ए टू बी और बी टू सी सेम है और एक्स की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट थी, इसीलिए टाइम ऑफ द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी सेम होगा। अब सुनना ढंग से, कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में मोशन कंसीडर करो। वाई एक्सिस में जब आप मोशन कंसीडर करोगे तो बताओ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट। जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट टी टाइम में जितना भी चलेगा, नेक्स्ट टी टाइम में उसका रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं y मान लेता हूँ तो y इज टू 3y। अगर फर्स्ट टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डायरेक्शन में y चलता है तो ये 3y चलेगा। तो टोटल मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, y प्लस 3y इज इक्वल टू h, हेंस y इज इक्वल टू h/4। और जमीन से हाइट का, जमीन से जिस हाइट पे कोलिजन हुआ वो कितना है, ये y, तो ये 3y, मतलब स्मॉल h इज इक्वल टू 3y, y की जगह पे h/4 रखोगे, 3h/4 इज आंसर। मुझे समझाना था इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इतना लिखा है, नहीं तो सॉल्व करना होता तो मैं तो सीधा आंसर लिख देता, 3h/4 इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ज़बरदस्त सवाल है बेटा, आराम से देखो। पहले एक्स एक्सिस वाली कहानी तो पूरी समझ में आ गई। अब जब मैं वाई एक्सिस के मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ तो सिर्फ वाई के बारे में सोचूंगा, एक्स के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट मान लो वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फर्स्ट टी टाइम। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टी,
और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t। तो फर्स्ट t टाइम में अगर y चलता है तो नेक्स्ट t टाइम में 3y चलेगा, और y प्लस 3y इज अ मैक्सिमम हाइट, y प्लस 3y इज अ मैक्सिमम हाइट, हेंस y इज इक्वल टू h/4, हेंस y इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू h/4, और जमीन से जहाँ पे कोलिजन हुआ है वो 3y होगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, स्मॉल h इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल h/4 इज आंसर। कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ में आया? ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन समझाया और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे कुछ अच्छे सवाल कराए बस। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कंडीशन ऑफ अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कंडीशन ऑफ अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।